हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया। बच्चों, हमने लास्ट 5 लेक्चर में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि बच्चों, विलोपन अभिक्रिया समझने से पहले आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को कंप्लीट समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप वो सभी लेक्चर देख लेना। अब बच्चों, हम विलोपन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखो, विलोपन अभिक्रिया एक तो हेलो एल्केन देता है और एक एल्कोहल देता है, लेकिन यहां पर हम केवल हेलो एल्केन की बात करेंगे। बच्चों, हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ठीक है ना। अब देखो, वी का मतलब होता है निकलना, ठीक है ना। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकलेंगे और एल्कीन बनेगी, ठीक है ना बच्चों। कि विलोपन अभिक्रिया में एल्फा कार्बन से तो हैलोजन बाहर निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एल्कीन बनेगी। बच्चों, विलोपन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो E1 और एक E2, ठीक है ना। विलोपन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो E1 और एक E2। E1 का मतलब देखो, E का मतलब यहां पर है एलिमिनेशन, इंग्लिश का वर्ड है ये एलिमिनेशन, जिसको हम हिंदी में विलोपन बोलते हैं। तो बच्चों, E1 का मतलब है एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, एकाणुक विलोपन, और E2 का मतलब है द्विअणुक विलोपन, ठीक है ना बच्चों। जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी 2 प्रकार की होती है ना, SN1 और SN2, वैसे ही विलोपन भी 2 प्रकार की, E1 और E2। बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और विलोपन की क्रियाविधि सेम टू सेम है। अंतर बस इतना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कम तापमान पर होती है, कहने का मतलब कमरे के तापमान पर हो जाती है, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ऊष्माक्षेपी है, जबकि विलोपन अभिक्रिया अधिक तापमान पर होगी, इसका मतलब ऊष्माशोषी है। दूसरा अंतर यह है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में नाभिक स्नेही काम में आता है, ठीक है ना। कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या काम में आएगा? नाभिक स्नेही, ध्यान से समझना बच्चों। जबकि विलोपन अभिक्रिया में क्या काम में आएगा, है ना। एसन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या काम में आता है? नाभिक स्नेही। जबकि विलोपन अभिक्रिया में क्या काम में आएगा? क्षार, ठीक है ना। तो इससे हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं बार बार यही वर्ड यूज करूंगा, ठीक है बच्चों। कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही काम में आता है, जबकि विलोपन अभिक्रिया में बेस काम में आता है। अब बच्चों, बेस हमें नाभिक स्नेही देता है, ध्यान रखना, बेस हमें क्या देता है? नाभिक स्नेही देता है। तो अब यह दिक्कत आ जाती है कि जब हम बेस लेंगे तो विलोपन अभिक्रिया करवाएंगे या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे, तब कौन सी करवाएंगे? तो बच्चों, अगर मैं बेस को हैवी कर दूं, भारी कर दूं, तो बेस से नाभिक स्नेही नहीं बनेगा। ध्यान से समझना, अंतर बता रहा हूं कि कब नाभिक स्नेही होगी और कब विलोपन होगी। तो बच्चों, अगर मैं बेस को भारी कर दूं तो नाभिक स्नेही बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होगा। तब बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर खींचेगा। अगर हेलो एल्केन से हाइड्रोजन निकल गया ना बाहर, तो विलोपन अभिक्रिया होगी। आ गई बात समझ में? तो तब हम क्या करते हैं? विलोपन अभिक्रिया में बेस में क्या मिला देते हैं? एल्कोहल। क्या मिला देते हैं बच्चों? एल्कोहल। एल्कोहल मिलाने के कारण बेस भारी हो जाता है, उससे नाभिक स्नेही नहीं निकलता है। मतलब नाभिक स्नेही भारी हो गया, उससे नाभिक स्नेही बाहर नहीं निकलता है, इसका मतलब नाभिक स्नेही आक्रमण नहीं कर पाता है, इसका मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं होता है। तब कौन सी अभिक्रिया होगी? विलोपन अभिक्रिया होगी।
तब बेस क्या करेगा, अगर नाभिक स्नेही बाहर नहीं निकल पाएगा ना, तो बेस क्या करेगा, अम्लीय हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और विलोपन अभिक्रिया होगी। तो बच्चों आ गई बात समझ में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम E2 मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। द्विअणुक विलोपन की जो क्रियाविधि है वो कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है। तो फटाफट कॉपी पेन उठा लो और प्रॉपर नोट्स तैयार करो। तो देखो, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, ठीक है ना, E2 मैकेनिज्म। तो बच्चों SN2 के जैसी सेम टू सेम इसकी क्रियाविधि है, सेम टू सेम। अंतर क्या है वो देखो, देखते हैं। तो यह एक पद में संपन्न होती है, यह क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है, तो बच्चों देखो क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं अब। तो मान लो ये हमारा हेलो एल्केन है, RCH2 और ये अक्ष, तो ये अपना हेलो एल्केन हुआ। ध्यान से समझना बच्चों क्रियाविधि को, सेम टू सेम SN2 के जैसी की जैसी होगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, मतलब इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन होता है अल्फा, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होता है बीटा। तो बच्चों बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन हुआ, तो ये आपका बीटा हाइड्रोजन है ना, ठीक है। हम लेते हैं क्षार, क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं, हम बेस लेते हैं, ठीक है। तो चलो बेस ने OH दिया है तो ये OH ही ले लेते हैं हम। अब ध्यान रखना, यहां पर ये नाभिक स्नेही का काम नहीं करेगा, किसका काम करेगा, क्षार का काम करेगा। क्षार क्या करता है, अम्लीय हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अम्लीय हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बच्चों इनमें से अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है, तो बच्चों देखो ये हैलोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यह कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और यह कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो हाइड्रोजन निकल गया ना, इसका मतलब ये हाइड्रोजन अम्लीय हुआ। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो चलो देखो दोबारा बनाना पड़ेगा इसे। तो ये लो RCH2 और ये अक्ष। तो बच्चों ये क्या, जो आपका क्षार है वो इससे पीछे की ओर से आक्रमण करेगा, इस साइड से आक्रमण नहीं करेगा, पीछे की ओर से। तो चलो इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं कि ये OH- है, वो यहां पर आक्रमण करेगा। तो बच्चों क्षार है वो H+ को बाहर निकालता है, तो जब H+ बाहर निकल जाएगा ना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर बॉन्ड बनते ही बच्चों इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता, इसलिए इस हेलोजन को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आपके पास बना क्या, ये R, ये CH, ठीक है ना, और देखो ये H। ध्यान देना, अब यह OH इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसे हम डैश से दिखाएंगे। जो बॉन्ड बन रहा है, जो टूट रहा है ना, उसे हम डैश से दिखाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से। अब देखो यह बॉन्ड भी तो टूट रहा है, क्यों, क्योंकि ये H ले जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, तो यह भी टूट रहा है, तो इसको भी डैश से दिखा दो। एक बॉन्ड ऐसा का ऐसा है, एक बॉन्ड देखो नया बन रहा है यहां पर, तो इसको ऐसा का ऐसा दिखा दो डॉटेड लाइन से। और ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा दो। तो बच्चों ये है संक्रमण अवस्था। क्या है, संक्रमण अवस्था, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से क्या होगा, अब हैलोजन बाहर निकल जाएगा, हैलोजन बाहर निकल गया, साथ में OH और H2O बाहर निकल जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या जनरेट हो गई बच्चों, आपके पास एल्कीन जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई, एल्कीन जनरेट हो गई।
आ गई बच्चों बात समझ में? तो यहां पर हमारी E2 क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो इसके बारे में बातें लिख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट तो क्या है, यह क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। यह क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। दूसरी बात क्या है बच्चों, इसमें क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। ध्यान देना जरा, सेम टू सेम SN2 के जैसी जैसी है। तीसरा बच्चों, इसमें है ना जो हम क्षार लेते हैं वो प्रबल होना चाहिए, जबकि E1 में क्या होगा, क्षार दुर्बल होगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रबल क्षार की आवश्यकता। अब देखो बच्चों यहां पर E2 का मतलब क्या है, 2 है आणविकता या कोटि। वैसे तो आणविकता और कोटि में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वो हम रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं, यहां पर हम इनको एक ही मानेंगे। तो बच्चों देखो E2 क्रियाविधि है जैसे SN2 है, तो एक ही पद में होती है, और एक पद में होती है तो इस पद में कौन आ रहा है, क्षार भी आ रहा है और आपका हेलो एल्केन भी आ रहा है। तो इसका जो वेग है वो तो दोनों पर ही निर्भर करेगा ना। अगर ये कम हुआ तो वेग कम हो जाएगा, अगर ये कम हुआ तो भी वेग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पद में दोनों आ रहे और यह एक ही पद में होती है। तो अभिक्रिया का वेग, ध्यान देना बच्चों, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड व क्षार दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो वेग को हम कैसे लिखेंगे कि वेग बराबर के आरक्स और क्षार, ठीक है ना बच्चों। ये कैसे लिखते हैं, ये वेग नियम होता है जो कि रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं। और कोटि बच्चों, इन सांद्रता की जो घात है ना उनके योग को हम कोटि बोलते हैं। तो 1 और 1 2, और E2 का मतलब कोटि होगी। तो यह द्वितीय कोटि बलगतिकी है, यह द्वितीय कोटि बलगतिकी है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर E2 क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में E1 क्रियाविधि, साथ में E1 और E2 में अंतर और सैतजेफ या फिर जैतसेफ का नियम पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।